तो भारत में आरक्षण यानी रिजर्वेशन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा ही खूब बहस होती है ना। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस बहस को एक बिल्कुल नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। और इस पूरी बहस के सेंटर में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या आरक्षण एक फंडामेंटल राइट है, मतलब एक ऐसा हक जो मिलना ही चाहिए, या फिर ये सिर्फ सरकार की मर्जी पर है कि वो इसे दे या ना दे। यही वो सवाल है जो आज हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जिसने, आप कह सकते हैं, इस पूरी आग में घी का काम किया और इसे एक नेशनल डिबेट बना दिया। मामला शुरू कहाँ से हुआ? ये शुरू हुआ उत्तराखंड से। वहाँ की जो सरकार थी वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हम प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं करना चाहते। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि भाई राज्यों के लिए आरक्षण देना कोई मजबूरी नहीं है, ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है, उनका विवेक है। मतलब इसे एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ऑप्शन बना दिया गया। ये बहुत बड़ा फर्क है। और ये समझना जरूरी है कि ये फैसला सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं था। इसका सीधा असर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी एसटी, एससी और ओबीसी तीनों ही मुख्य आरक्षित श्रेणियों पर पड़ता है। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर ये फंडामेंटल राइट्स के साथ कैसे फिट बैठता है। चलिए देखते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि संविधान का आर्टिकल 15 और 16 जो फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर का ही हिस्सा है, उन्हीं में तो आरक्षण की बात है। तो ये कैसे मौलिक अधिकार नहीं हुआ? यही इस पूरी बहस की सबसे बड़ी जड़ है। अच्छा, तो मान लिया कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, तो फिर सरकार और संसद का क्या रोल है? क्या वो बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं? संसद में सरकार की तरफ से प्रहलाद जोशी का एक बयान आया जो काफी कुछ कहता है। उन्होंने कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सरकार इसमें क्या ही कर सकती है। लेकिन जो विश्लेषक हैं वो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है, अरे नहीं, संसद बिल्कुल भी शक्तिहीन नहीं है। संविधान ने संसद को ये ताकत दी है कि वो कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए नए कानून बना सकती है, और ऐसा तो दशकों से होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। बताया ये जा रहा है कि ये जो फैसला है ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न, एक सोची समझी विचारधारा का हिस्सा है। इस दावे को मजबूत करने के लिए पुराने मामलों को भी सामने लाया जाता है। जैसे एक SC/ST एक्ट से जुड़ा मामला था जहां ये कहा गया कि सरकार के ही वकीलों में कोर्ट में इस एक्ट के गलत इस्तेमाल की दलीलों का साथ दिया था। तो ये डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और ये विचारधारा कितनी पुरानी और साफ है, इसका अंदाजा सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने पब्लिकली कहा, हम आरक्षण को एक ऐसी जगह पर ले आएंगे कि उसका होना और न होना बराबर हो जाए। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है। और ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है। इसी तरह मोहन भागवत और संघ के दूसरे बड़े अधिकारियों के भी बयान सामने रखे जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की बात कही है। ये सारी बातें मिलकर एक बड़ी कहानी कहती हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ये हिस्सा इस पूरे सामाजिक मुद्दे को देश की इकोनॉमिक पॉलिसी से जोड़ता है। इस तर्क की बुनियाद बहुत सीधी साधी है। वो ये कि जिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है वो नौकरियां ही लगातार कम होती जा रही हैं। तो ये होता कैसे है, इसकी एक पूरी प्रक्रिया बताई जाती है। स्टेप 1, सरकारी कंपनियों, रेलवे, बैंकों, इन सब का निजीकरण करो, मतलब प्राइवेटाइजेशन। स्टेप 2, इससे क्या होगा? सरकारी नौकरियां तेजी से घटेंगी। और फिर आता है स्टेप 3, जो सबसे अहम है। जब सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी तो आरक्षण का जो कोटा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बेअसर हो जाएगा। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल यह है कि अगर आरक्षण की पूरी इमारत ही सरकारी नौकरियों की नींव पर टिकी है, तो जब वो नींव ही खिसक रही है तो इस पूरी व्यवस्था का भविष्य क्या है? सोचने वाली बात है।